इज इट ऑन ना? ओके। हेलो डी स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं धीरज और स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर नंबर सेकेंड में। और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में टेंस से शुरू किया है और इस टेंस को पढ़ेंगे आगे। ओके, टेंस में अगर मैं बता दूं कि टेंस में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को पढ़ा था। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के सारे ही और स्ट्रक्चर्स को, आइडेंटिफिकेशन को, यूजेस को और कितने इसके डायमेंशंस होते हैं, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। और ओके, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सारे ही स्ट्रक्चर्स को तो हमने पढ़ा था, लेकिन एक स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े थे, जो कि है अगर मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट ही मिसिंग है, इन केस अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे? ओके, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि हु डज गो देयर। हु डज गो देयर सेंटेंस नंबर ये फर्स्ट है। ओके, सेंटेंस नंबर सेकेंड हु, डू यू सी, हु डू यू सी। ओके, और whom डू यू सी। पहला स्टेटमेंट है हु डज गो देयर। अब आपको इसमें पता होगा कि इसमें सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट का इसमें पता नहीं है। सब्जेक्ट को पता करने के लिए इस सेंटेंस को हम यूज कर रहे हैं। तो जब कभी भी अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट हो तो अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट में वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज यूज नहीं करना होता। क्या नहीं यूज करना होता? डू ऑब्लिक डज का यूज नहीं किया जाता। तो इसीलिए स्टेटमेंट में यहाँ पे डज क्या है? गलत है। और इसीलिए हालांकि अगर एक व्यक्ति होगा, अगर सब्जेक्ट कोई एक ही व्यक्ति होगा तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? जो मेन वर्ब होगा ना, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक एस जोड़ना होता है। लेकिन अगर वो पर्सन एक से ज्यादा है, अगर वो हमें नहीं पता, तो वहां पे हम केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कहां पर? प्रेजेंट में। ओके, तो हालांकि इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट किसे देखता है, किसे मिलता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट कि वो देखता किसे है, यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए वहां पे तो हेल्पिंग वर्ब चलेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट ही ना पता हो तो वहां पे हमें क्या यूज करना है? केवल मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अगर वो सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, अगर एक से कम है तो यानी कि अगर एक ही है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक एस जोड़ेंगे। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं तो इस स्ट्रक्चर्स को देख के हम चीजों को क्लियर कर लेंगे। ओके, जैसे कि हु बाई वॉट, हु बाई वॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हु ऑब्लिक वर्ड के बाद हम डायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस इंटरोगेशन मार्क। ओके, और इंटरोगेटिव मार्क। तो हमने हु और वर्ड को यूज क्यों किया? क्योंकि हमें इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को ही पता लगाने के लिए हमने हु का यूज किया है या वर्ड का यूज किया है। अगर इस तरीके की स्टेटमेंट इंग्लिश में रहते हैं तो वहां पर हमें केवल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि वहां कौन रहता है तो हम नहीं कह सकते कि हु डज लिव देयर। वहां कौन रहता है? हु डज लिव देयर की जगह पे हमें क्या बोलना पड़ेगा? कि हु लिव्स देयर। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और ये क्या है? करेक्ट है। ओके, तो जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को ही पता करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये फॉलो करता है स्ट्रक्चर। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि वहां क्या होता है तो व्हाट हैपेंस देयर, व्हाट हैपेंस देयर होगा। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे ही डायमेंशंस को क्लियर कर लिए थे बड़ा मेटिकुलसली। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस
कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टूडेंट्स प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। हिंदी में बताया जाता है कि वह वाक्य जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है और इसका सहायक क्रिया इज एम आर का यूज किया जाता है। इसका सहायक क्रिया इज एम आर तो होता है, इट्स हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, वो इज एम और आर होता है। ओके, इज एम आर होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हिंदी से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिलेट नहीं करते। ओके, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो एनीथिंग, क्या मैं यहां लिखूंगा, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, ओके, दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो बोलने के टाइम पे घटित हो रहा है, जो बोलने के टाइम पे घटित हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी मैं आप सभी के समक्ष पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को ले रहा हूँ, तो इस दिस क्लास इज बीइंग टेकन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के क्षण पे क्लास को लिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो क्रियाएं, जो भी कुछ हो रहा है बोलने के टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अगर इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो वो क्या होगा, इज एम आर। ओके, अगर जहां तक इज की बात है, जहां तक हम इज की बात करें तो इज का प्रयोग हमेशा ही ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। ओके, कोई भी सिंगुलर नाउन। वीडियो साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत? ओके, लिव इट। तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो जी हमें उसके साथ क्या यूज करना है, इज का यूज करना है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जहां तक आर की बात है तो आर हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट आपके सामने क्या होगा, वी, यू, दे, ओके, या कोई भी प्लूरल नाउन। इसके अलावा अगर हम एम की बात करें, इस एम की बात करें तो एम का यूज हमेशा ही आई के साथ किया जाता है, एम का प्रयोग हमेशा ही आई के साथ किया जाता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कब कब करें, ओके, और कैसे कैसे सब्जेक्ट्स के साथ करें। तो जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना होगा, यानी कि प्लूरल जो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। ओके, इज के यूज के लिए हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और एम के साथ हमेशा ही आई आता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वी विल मूव अहेड टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कितने डायमेंशंस होते हैं और कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहां पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। ओके, तो एक एक चीजों को देख लेंगे यहीं पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है टेम्परेरी एक्शन के लिए। कैसे, टेम्परेरी एक्शन के लिए पहला यूज। दूसरा यूज, जब कोई भी चीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। ओके, इरिटेटिंग एक्शन के बताने के लिए आता है, इरिटेटिंग एक्शन, कैसा एक्शन, तो इरिटेटिंग एक्शन। इसके अलावा कंपल्सिव हैबिट के लिए आएगा, कंपल्सिव हैबिट के लिए आएगा। ओके, व्हेन टू सिमल्टेनियस एक्शंस आर टेकिंग प्लेस टुगेदर, तो वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। जब दो क्रियाएं एक ही समय पे हो रही होंगी ना, तो टू सिमल्टेनियस एक्शंस के लिए आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी।
ओके, इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहां पे करते हैं जब टू शो द नियरेस्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर। ओके, टू शो द नियरेस्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर, या इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं टू शो फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। ओके, टू शो द फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो ये जितने भी डायमेंशंस आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर मैं बता दूं कि प्रेजेंट ये टेम्परेरी एक्शन क्या होगा, तो टेम्परेरी एक्शन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हम आमतौर पे नहीं करते, बट किन्हीं कारणों की वजह से हमें इस एक्शन को करना पड़ रहा है। जैसे मान लो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ओके, लेकिन अगर इस स्टूडियो में अगर इंग्लिश का टीचर, मैं एज ए इंग्लिश का टीचर मैं अब्सेंट रहूं तो बच्चों की डिमांड पे इंग्लिश की क्लासेस ली जाएंगी, लेकिन मैं तो वहां नहीं हूं ना, तो मैथ्स का टीचर अब इंग्लिश पढ़ाने लग जाएंगे। तो जब मैथ्स के टीचर इंग्लिश पढ़ाने लग जाएंगे तो बस वो टेम्परेरीली ही पढ़ाएंगे, क्योंकि जब मैं आ जाऊंगा तो फिर मैं अपनी इंग्लिश की क्लास को रिज्यूम कर दूंगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मान लो कि आमतौर पे हम बलिया घूमने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हम बलिया ना जाके कहीं और जाने लगे, तो क्या होगा, टेम्परेरी होगा, क्योंकि आमतौर पे हम तो बलिया ही जाते हैं। तो टेम्परेरी एक्शंस इस तरीके के होते हैं। ओके, जैसे मान लो कि इन दिनों में बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन हालांकि सीडीएस का फॉर्म आ गया तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं सीडीएस में लग जाऊं, तो वो क्या होगा, टेम्परेरी एक्शन होगा। तो इस तरीके से टेम्परेरी एक्शन होता है। इरिटेटिंग एक्शन की अगर हम बात करें तो इरिटेटिंग एक्शन में हमेशा ही एडवर्ब, ऑलवेज नाम का एडवर्ब का यूज किया जाता है। ऑलवेज नाम का एडवर्ब का यूज किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो वहां पर भी होता है टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट को बताने के लिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को बताने के लिए। ओके, और वहां पे हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इरिटेटिंग एक्शन में से मतलब जैसे कि वो हमेशा अपने बच्चों को पीट रही है। ओके, अगर बच्चों को हमेशा पीटा जाए तो डेफिनेटली ही इरिटेटिंग या कंपल्सिव हैबिट होगा। तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ जाएगा, ऑलवेज नाम का वर्ड इरिटेटिंग एक्शन को बताने के लिए। जैसे सी इज ऑलवेज बीटिंग हर चिल्ड्रन, सी इज ऑलवेज बीटिंग हर चिल्ड्रन, तो कैसा एक्शन है, तो इरिटेटिंग एक्शन है। इरिटेटिंग एक्शन को ही दूसरे नाम से क्या कह दिया गया, कंपल्सिव हैबिट। ओके, नेक्स्ट बात करें टू सिमिल्टेनियस एक्शंस की। टू सिमिल्टेनियस एक्शंस तब होंगे जब एक ही समय पे दो क्रियाएं हो रही होंगी। जैसे कि आई एम सिंगिंग एंड सी इज डांसिंग, मैं गा रहा हूँ और नाच रही है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दो क्रियाएं एक साथ हो रहा है। ओके, मेरे नाचने का और उसके गाने का। लाइक द मदर इज कुकिंग द फूड while the father is taking the baby, तो वहां पे भी ये टू सिमिल्टेनियस एक्शंस हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टू शो द नियरेस्ट एक्शन इन द नियर फ्यूचर, अगर कोई भी क्रिया बहुत ही नजदीक फ्यूचर में होने वाली है, नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाली है और उसकी सारी चीजें प्लान्ड हो रखी हैं आज ही, तो वहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू कार इन नेक्स्ट मंथ। ओके, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ क्या बता रहा है कि फ्यूचर का टाइम है। कैसा टाइम है, एडवर्ब टाइम है ये नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये फ्यूचर का है, तो ये एक्शन फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि ये एक्शन कैसा है, फिक्स्ड प्लान है। तो जब कभी भी कोई एक्शन फिक्स्ड प्लान होगा तो और वो नियरेस्ट फ्यूचर में होगा, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट को बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, हम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं या अनुभवी होते जा रहे हैं।
द रिवर इज गेटिंग मोर एंड मोर ओवरफ्लोड, तो वहां पे भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो हर कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, वहाँ पे कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि वहाँ पे इंक्रीजमेंट ही होगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो हमने सारे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डायमेंशंस को पढ़ लिए। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। ओके, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ओके, एक एक चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बोलता है क्या होना चाहिए हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, सेकेंड होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो होगा इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। इसके अलावा अगर हम डब्ल्यू एस फैमिली की इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमें लिखना होगा डब्ल्यू प्लस इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर डब्ल्यू एच के साथ अगर नेगेटिव की बात करें तो होगा डब्ल्यू एच प्लस इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर रूल नंबर सेकेंड। ओके, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 5th, रूल नंबर 6th, 1, 2, 3, 4, 5 and 6th। ओके, ओके, अगर हम पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को ऐसे शो करेंगे। ओके, ये इंटरोगेटिव है, कैसा है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव प्लस ये क्या है, नेगेटिव है। ओके, और ये डब्ल्यू एस फैमिली का क्या है, इंटरोगेटिव है, और ये डब्ल्यू एस फैमिली का इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है। ओके, जैसे कि अगर पहला स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस देखेंगे, सेकंड पे देखेंगे, थर्ड पे देखेंगे, इस तरीके से। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस को बनाना होता है तो इज, एम आर के बाद हमें क्या यूज करना होगा, नॉट, नॉट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ओके, और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अभी वीडियो के कुछ समय पहले हमने पढ़ा था इसी वीडियो में। ओके, लेकिन अगर वो नेगेटिव, अगर इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट का यूज कर लेंगे। ओके, अगर हमें डब्ल्यू एस फैमिली का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज, एम आर, और इज, एम आर से पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डब्ल्यू केस वर्ड। ओके, अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, नॉट होगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। और जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में क्या हमें यूज करना होता है,
मार्क ऑफ इंटरोगेशन या इंटरोगेटिव मार्क्स। तो इन सारे एग्जाम्पल्स, सारे स्ट्रक्चर्स पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो ये बताएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम उनको भी पढ़ लेते हैं। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने के लिए हमारे पास शब्द होता है एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, नाउ और नाउ अ डेज, these days। ओके, इसके अलावा एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। ये जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम आपको आपके सामने दिया गया है, ये इन एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ, नाउ डेज, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ओके, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, इस तरीके के एग्जाम्पल, इस तरीके के जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनका प्रयोग केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। अगर हम एट प्रेजेंट का यूज कर ले रहे हैं तो हम एट प्रेजेंटली नहीं बोलते, या तो हम एट प्रेजेंट बोलेंगे या तो हम प्रेजेंटली बोलेंगे। ओके, तो ये सारे एडवर्ब्स, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, क्या हम इनको बोलेंगे? कीवर्ड्स बोलेंगे, जिनके यूज से ये पता लग जाता है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, अब इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है सी इज ऑलवेज बीटिंग हर चिल्ड्रन। पहला एग्जांपल है, अगर यहां पे हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। ओके, दूसरा ले लेते हैं दे गोइंग टू परचेज अ बाइक। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं आई एम इज आर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये फर्स्ट रहा, this one is the second and this one is the third and this one is the fourth. Like everyone is preparing for the exam at presently. ओके, अभी जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखा है आप यही सोच रहे होंगे कि सारे सेंटेंसेस ही तो रॉन्ग है। हाँ, तो मैंने रॉन्ग ये सारे ही सेंटेंसेस को डिलिबरेटली बनाया है, जानबूझकर बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको पता करना है कि ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं इसमें एरर कहाँ पे है, त्रुटि कहाँ पे है, गलतियाँ कहाँ पे है। ओके, क्योंकि यही तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना होता है, इज यूज करना होता है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे भी एक एरर है, देखो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिल्ड्रन। ओके, क्या होगा, चिल्ड्रन। तो जब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल हो गया तो इसके अंत में हम एस तो जोड़ नहीं सकते ना, तो यहाँ पे भी एक एरर थी, तो दो एरर हम सीख गए। दे ऑलरेडी प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज नहीं, हमें आर का यूज करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दे आर गोइंग टू परचेज अ बाइक, और ये फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा है। ओके, अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें तो आपको इन तीनों क्रियाओं में से सिलेक्ट करना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है आई के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ हमेशा ही क्या लगता है, एम लगता है, तो ये दोनों ही क्या हुए, इनकरेक्ट हुए। और दूसरा एरर इसमें क्या है कि प्ले की जगह पे क्या होगा, प्लेइंग होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। और दिस इंस्ट्रूमेंट ये तो सही ही है। अगर हम बात करें एवरीवन इज प्रिपेयरिंग द एग्जाम नहीं होता,
फॉर द एग्जाम होगा। क्या यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल एरर था, और उसके बाद एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एट प्रेजेंटली, मैंने कुछ ही समय पहले बताया था कि एट प्रेजेंटली नहीं होता, या तो हम प्रेजेंटली बोलेंगे या तो हम बोलेंगे क्या, एट प्रेजेंट। तो आई होप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे ही होता है, लेकिन मैं कुछ बता दूं कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। जैसे आई एम थिंकिंग कॉमा यू आर राइट, यू आर राइट। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। ओके, अगर नेक्स्ट बोलूं, दे आर हैविंग अ पार्टी। ओके, आई एम hating her। ओके, she is loving me। आपके सामने 1 2 3 4 and this one is the 5 and this one is the first। ओके, आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और पांचों ही रॉन्ग हैं। हो सकता है कोई करेक्ट भी हो और कोई रॉन्ग भी हो। अगर मैं बात करूं कि आई एम थिंकिंग कॉमा यू आर राइट, तो जब कभी भी वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, किसकी, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग एक प्रोसेस ही है ना, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो जितनी भी वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस दिखाने वाली क्रियाएं होती हैं, इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। इसलिए सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। इसको सही करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि आई थिंक यू आर राइट। क्या, आई थिंक, बस यू आर राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, जितनी भी क्रियाएं होंगी जो अधिकार दर्शाती हैं, उनका भी यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। मैं नहीं बोल सकता कि मेरे पास 2 भाई हो रहे हैं, नहीं, हमें क्या बोलना पड़ेगा कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं, मैं 2 भाई हूं, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इस हैव वर्ड की बात करें तो इस हैव वर्ड का यूज 3 तरीके से करते हैं। पहला कि स्टैटिक वर्ब के पोजीशन में, स्टैटिक वर्ब या स्टेट वर्ब भी बोला जाता है। दूसरा होता है इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किया जाएगा। इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट या इंजॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हैव का प्रयोग वो आईएनजी फॉर्म में चलेगा, आईएनजी फॉर्म में चलेगा। लेकिन स्टैटिक वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका यूज आईएनजी फॉर्म में करें तो क्या है, रॉन्ग है। और अगर इसका यूज इट के सेंस में हो, किस चीज के, इट क्या ड्रिंक के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो ये क्या है, करेक्ट होगा। उसी तरीके से इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करी गई है कि दे आर हैविंग अ पार्टी, वो लोग पार्टी कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हैविंग का यूज स्टैटिक वर्ब के तौर पे नहीं किया गया है यहाँ पे। ओके, ये एक्शनल वर्ब है। कैसा वर्ब है, एक्शनल वर्ब है। एक्शनल वर्ब मतलब वो स्टैटिक वर्ब नहीं है, एक्शन को शो करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट है। आई एम हेटिंग हर, जितनी भी क्रियाएं हेट, लव, एडोर, ओके, इमेजिन, इस तरीके की क्रियाएं आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, इसलिए स्टेटमेंट को हमें बोलना पड़ेगा कि आई हेट हर, आई हेट हर। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लव की, ओके, प्रेज की, तो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता यहाँ, इसीलिए यहाँ पे आई इज लविंग रॉन्ग होगा। सी लव्स मी, सी लव्स मी, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, आई होप कि अभी तक के सेशन में जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में बैठा होगा। ओके, तो अब हम उन क्रियाओं को पढ़ेंगे जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। ओके,
फर्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शंस, ओके। सेकेंड है वर्ब शोइंग पोजेशन, क्या वर्ब शोइंग पोजेशन, verbs of thinking process, verb of thinking process, ओके। इसके अलावा फोर्थ होगा verbs showing feelings or state of mind, इसके अलावा जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशंस होते हैं, क्या वर्ब ऑफ सेंसेशन, 6 वर्ब ऑफ सेंसेशन, जो भी हम सेंस करते हैं, या कुछ ऐसी क्रिया होगी जो जनरल वर्ब्स होती हैं। अगर मैं इन सब की बात करूं तो इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी वर्ब है। दूसरे नाम से हम इन्हें क्या जानेंगे? इनवॉलंटरी वर्ब। जितनी भी मैंने 5 कैटेगरी लिखी है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका आईएनजी फॉर्म क्या होता है? इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। वो ये आईएनजी फॉर्म में ये यूज नहीं हो पाएंगे, ओके। अगर आपके सामने कहीं दिख रहा है, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिख रहा है, किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिख रहा है, ओके, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे इसको, ओके। अगर ये हमारे सामने दिख रहा है, इसको कुछ जगह ही नहीं है यहाँ पे, लिखें कैसे? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख रहा है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख रहा है, तो हम उसको चेंज करेंगे कहाँ पर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। अगर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख रहा है, तो हमें उसे चेंज करना होता है कहाँ पे? फ्यूचर इंडेफिनिट में, ओके। उसी तरीके से अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। आई होप कि अगर आपने इतना लिख लिया होगा